आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रुप जिन्होंने इंडिया को सारे इंडस्ट्रीज में बहुत ग्रोथ दिया। वो और कोई नहीं है बल्कि अपनी टाटा ग्रुप। आज इंडिया का हर एक बंदा टाटा ग्रुप का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, घर के नमक से लेकर एरोप्लेन तक। तो कहानी शुरू होती है 3 मार्च 1839 गुजरात के एक छोटे से नवसराज शहर में जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ। जमशेदजी टाटा स्कूलिंग डेज में बहुत होशियार थे। 1855 जमशेदजी टाटा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपने पिताजी के साथ टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी को संभालने लगे। उन्हें उस ट्रेडिंग कंपनी में इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही थी, इसलिए सन 1878 में उन्होंने कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नागपुर में चालू की और का नाम इम्प्रेस मिल रख दिया गया। बहुत साल काम करने के बाद उन्होंने मुंबई में एक बैंकक्रप्ट ऑयल मिल खरीदी और उसे टेक्सटाइल मिल में कन्वर्ट कर दिया। जमशेदजी टाटा को मुंबई से बहुत लगाव था। सन 1899 में मुंबई में ताज होटल बनाना चालू किया। मुंबई का पहला होटल जो सी फेसिंग था और उसमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी। 1930 में ताज होटल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव जमशेदजी टाटा ने लिए थे। उनमें से एक था स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसलिए उन्होंने पूरे भारत में आयरन ओर्स ढूंढने का काम चालू कर दिया। बहुत सालों के परिश्रम के बाद सन 1896 में बंगाल प्रोविंस में उन्हें लोहे की बहुत बड़ी खदान मिली और वहां से आयरन ओर्स निकालने का काम स्टार्ट कर दिया गया। और उसी समय उन्होंने अपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का सेटअप बनाना चालू किया था और उसे कंप्लीट होने से पहले ही सन 1904 में उनका दुखद निधन हो गया। उसके बाद जमशेदजी टाटा के बेटे दोराबजी टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली और जमशेदजी टाटा का सपना स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का सेटअप कंप्लीट किया और सन 1913 में पहला स्टील प्रोडक्शन किया गया और उस कंपनी का नाम टेस्को रख दिया गया और आज की डेट में हम उसे टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने देखा, जमशेदजी टाटा का सपना था कि उनकी एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, एक 5 स्टार होटल हो, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। ठीक उसी तरह दोराबजी टाटा का भी एक सपना था कि उन्हें पावर जनरेशन प्लांट का निर्माण करना था। उन्होंने उस पर काम चालू कर दिया था और बहुत सालों की परिश्रम के बाद महाराष्ट्र बॉर्डर पर दूध सागर नाम के वाटरफॉल के पास अपना हाइड्रो पावर जनरेशन का प्लांट एस्टेब्लिश किया। इस प्लांट को सेटअप करने के लिए उन्होंने फॉरेन से इंजीनियर्स, टेक्निकल हेड्स को बुलाया और लोकल मजदूरों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पे एक हाइड्रो पावर जनरेशन का प्लांट एस्टेब्लिश कर दिया। बहुत सालों की परिश्रम और लगन से उन्होंने सन 1912 में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टार्ट कर दिया और इस इलेक्ट्रिसिटी को बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में सप्लाई करना चालू किया और आज इसी कंपनी को टाटा पावर के नाम से जाना जाता है। आज की डेट में टाटा पावर एक दुनिया का बहुत बड़ा पावर इंडस्ट्री में नाम हुआ है। आज की डेट में टाटा पावर बहुत से सेक्टर्स में काम कर रहा है। दोराबजी टाटा ने अपना टाटा ग्रुप का बिजनेस कई गुना अधिक बढ़ा दिया था और बहुत कुछ बड़ा करने का भी सपना था, मगर 3 जुलाई 1932 में उनका दुखद निधन हो गया। यहाँ से शुरू होती है JRD टाटा जी की कहानी। जमशेदजी टाटा के गुजर जाने से पहले ही JRD टाटा जी ने अपना टाटा स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ही शुरुआत की थी। कुछ सालों के अनुभव के बाद उन्होंने हाइड्रो पावर प्लांट में भी काम कर रहे थे। जब JRD टाटा चेयरमैन बने तब टाटा ग्रुप ने बहुत सारी तरक्कियां की। जैसे कि दोराबजी टाटा का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट सेटअप करने का सपना था, वैसे ही
JRD टाटा ने भी एक सपना देखा था और वो था कि अपनी खुद की एयरलाइन सर्विस कंपनी एस्टेब्लिश करनी थी। बहुत सालों का रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन का काम करने के बाद उन्होंने सन 1933 में टाटा एविएशन सर्विस चालू किया था। टाटा एविएशन सर्विस इंडिया की एक ऐसी सर्विस थी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, पर वर्ल्ड वॉर 2 के चलते यह कंपनी रातों रात बंद हो गई थी। पर उन्होंने हार नहीं मानी और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपनी नई एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया नाम से चालू कर दी थी। JRD टाटा जी ने अपनी एयर इंडिया बड़े मुश्किल हालात में चालू की थी और पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी एयरलाइन कंपनी नहीं थी जो एयर इंडिया के हॉस्पिटैलिटी को बीट कर सकती थी। मगर JRD टाटा का सपना अधूरा ही रह गया। अपने इंडिपेंडेंस के बाद सन 1953 में गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को सोशली इकोनॉमिस्ट रूल के चलते अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त गवर्नमेंट का यह मानना था कि जो भी कोई पब्लिक सेक्टर में सर्विस दे रही कंपनियों को गवर्नमेंट के अंडर रहना ही जरूरी था, ताकि अपने देशवासियों को सुविधा अच्छे से उपलब्ध हो। उसके बाद JRD टाटा जी ने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी अपना कदम बढ़ाया और उन्होंने लैक्मे नाम से एक मेकअप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का निर्माण किया। इस मेकअप ब्रांड को सक्सेसफुली एस्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने जमशेदपुर में एक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को खरीदा और उसे टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी टेल्को का नाम दिया। JRD टाटा ने उस कंपनी को ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया और उसमें अपने खुद से डिजाइन किए हुए टाटा ट्रक्स का निर्माण चालू किया। उस वक्त टाटा 407 नाम से एक ट्रक था, उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया गया था और उस वक्त का टाटा 407 एक बहुत सक्सेसफुल ट्रक माना जाता था और आज हम उस कंपनी को टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। और उसके बाद उनकी उम्र हो गई और इतना कुछ संभाला भी नहीं जा रहा था, इसीलिए उन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की सोची। मगर उनके मन में एक डाउट था कि उनके चेयरमैन पद के इस्तीफे के बाद टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन कौन होगा और वो अपने टाटा ग्रुप को संभाल पाएगा कि नहीं। चेयरमैन पद की तलाश करते वक्त उन्होंने देखा कि रतन टाटा जी बहुत अच्छे काम कर रहे थे और उनका विजन भी बहुत बढ़िया, इसीलिए उन्होंने सन 1991 में सर रतन टाटा जी को चेयरमैन बना दिया। चेयरमैन बनने से पहले सर रतन टाटा जी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने बहुत से ऐसे टाटा ग्रुप की कंपनीज थी जो इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने उनका मैनेजमेंट देखना स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने उन कंपनीज को एक अच्छी पोजीशन पे लाकर खड़ा कर। बहुत साल टाटा ग्रुप में काम करने के बाद उन्हें यह पता चला कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो पूरी तरह इंडिया में बनी गई हो। इसीलिए रतन टाटा जी ने फैसला लिया कि वो एक ऐसी गाड़ी बनाएंगे जो पूरी तरह भारत में बनी हुई हो। इसीलिए उन्होंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। बहुत स्टडी और रिसर्च के बाद उन्होंने पुणे में अपना ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट असेंबल किया और 1998 में कार लॉन्च कर और उसका नाम टाटा इंडिका था। वो एक सक्सेसफुल कार थी और उसके बाद उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट करने की सोची और वो थी टाटा नैनो। टाटा नैनो बनाने के पीछे उनका एक ही मकसद था कि मिडिल क्लास फैमिली को भी एक लग्जरियस कार मिलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने 1 लाख में कार लॉन्च करने की ठान ली और उसके बाद उस प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया और 2009 में टाटा नैनो नाम से कार भी लॉन्च कर, मगर उसकी एडवर्टीजमेंट इतनी खराब हुई थी कि
वो प्रोजेक्ट एक फ्लॉप प्रोजेक्ट साबित हुआ, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली का दर्जा मिलता था। इसीलिए लोगों ने एक कार को एक चीपेस्ट कार का दर्जा दिया था। कोई लोग तो इस कार को मैच बॉक्स ऑटो रिक्शा, वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार ऐसा भी बोलने लगे थे। इसीलिए ये कार फ्लॉप हो गई। पर टाटा मोटर्स को इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी गाड़ियों का निर्माण किया जो आज की डेट में बेस्ट सेलिंग कार्स बन गई है, और टाटा मोटर्स इंडिया की एक सक्सेसफुल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है। इसी के चलते टाटा मोटर्स ने इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी छोड़ी जैगुआर और लैंड रोवर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को टेक ओवर करके उन्हें भी एक सक्सेसफुल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दी। इसी के चलते रतन टाटा जी ने TCS कंपनी का IPO लॉन्च कर दिया और उस फंड को TCS के एक्सपांशन में लगा दिया, और आज की डेट में IT सेक्टर में TCS कंपनी वर्ल्ड बेस्ट कंपनी में गिनी जाती है। रतन टाटा जी के लीडरशिप के अंडर बहुत सी ऐसी कंपनियां रतन टाटा जी ने आइकॉनिक ब्रांड बना दिया, जैसे कि टाइटन, स्टारबक्स, TCS, लैक्मे। उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में टाटा स्काई भी लॉन्च किया था। इसी के चलते रतन टाटा जी ने बहुत सी ऐसी चैरिटी भी की है। रतन टाटा जी अपने 66% प्रॉफिट दान कर देते हैं। किसी को मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत हो या देश पे कोई बड़ा संकट आया हो, रतन टाटा जी हमेशा देश के साथ बखूबी खड़े रहे हैं, और इसी के चलते रतन टाटा जी को सक्सेस से ज़्यादा लोगों का प्यार मिला है। इतना सब करते करते 9 अक्टूबर 2024 में रतन टाटा जी का निधन हो गया। उस समय में ऐसा कोई नहीं था जो रतन टाटा जी के निधन पर रोया नहीं होगा। इस घटना के बाद भारत के सभी नागरिक बस एक ही बात बोल रहे थे, भारत ने अपना सबसे बड़ा रत्न खो दिया।